संडे का है धमाल, 4 टीमें करेंगी कमाल। 2 मुकाबले होंगे बेमिसाल, किसे मिलेगी जीत और किसकी होगी हार। आज की वीडियो में करेंगे इसी पर बात। दिन को टकराएंगे गुजरात और बेंगलोर और शाम को मुकाबला होगा चेन्नई और हैदराबाद का। आज की वीडियो में इसी पर करेंगे डिस्कशन। आप बने रहिए हमारे संग। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की आईपीएल हाइलाइट्स। संडे धमाल को 2 मुकाबले और 4 टीमों का बेमिसाल खेल एक बार फिर हमारे सामने पेश होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहते हैं द स्पोर्ट्स प्रिंस एप्लीकेशन के बारे में। कमाल की एप्लीकेशन तो है, बहुत अच्छा इनका टेलीग्राम चैनल भी है जहां पे लगातार बहुत अच्छे मैच प्रेडिक्शन ये दे रहे हैं। सेशन प्रेडिक्शन हो, टॉस प्रेडिक्शन हो या फिर कोई स्मॉल लीग की टीम हो, लगातार इनके टेलीग्राम चैनल पर बहुत अच्छी अपडेट्स और एक्यूरेट प्रेडिक्शन आती है। इनका एक व्हाट्सएप नंबर भी है जिस पर आप कनेक्ट होकर पर्सनली मैच की बहुत अच्छे प्रेडिक्शन पा सकते हैं और भी जानकारी ले सकते हैं। इनके टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है और इसी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर भी है, तो फटाफट स्पोर्ट्स प्रिंस से जुड़िए। संडे धमाल में दिन का मुकाबला गुजरात और बेंगलोर का, जहां की हेड टू हेड राइवलरी में सिर्फ 3 मुकाबले, लेकिन ज्यादातर जीत गुजरात के खाते में जाती है। मुकाबला खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर, अहमदाबाद की पिच होगी। हार्ड विकेट है क्योंकि दिन का मुकाबला है, थोड़ी सी पिच सख्त रहने वाली है और रन बनने की पूरी उम्मीद है। उम्मीद की जा रही है कि यह मुकाबला 200 से प्लस का होगा। ज्यादातर मुकाबले वो टीम जीती जिन्होंने बाद में बैटिंग की, लेकिन दिन का मुकाबला है तो पहले बैटिंग करना फायदे का सौदा होगा क्योंकि पिच बहुत ज्यादा सख्त रहने वाली है, बॉल बैट पर बहुत अच्छी तरह से आने वाली है। लेकिन गुजरात का ये मुकाबला अहमदाबाद के मैदान पर, जहां पर गुजरात डोमिनेशन दिखाता हुआ आया है। 14 में से 8 मुकाबले जीते, लेकिन इस सीजन 4 मुकाबले खेले जिनमें से सिर्फ 2 में जीत मिली और आखिरी 2 मुकाबले गुजरात इस मैदान पर हार कर आया है। और गुजरात की इन्हीं वीकनेसेस पर हम शुरुआत से बात करते हैं, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम बैटिंग ऑर्डर है, जहां पे मिडिल ऑर्डर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर नहीं रहा। साई सुदर्शन और शुभमन गिल को आप हटा दें और इनके रन को आप अलग कर दें तो बाकी अदर बैट्समैन के रन काफ़ी कम हैं। इतने भी नहीं है कि साई सुदर्शन और शुभमन गिल के रन के टोटल के ये बराबर दिख सकें। बैटिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करती हुई नजर आ रही है। प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्रिएट ये भी कर रही है कि कंसिस्टेंसी गेंदबाजी में दिख नहीं रही है। विकेट जरूर है लेकिन तेज गेंदबाज बहुत ज्यादा रन लुटा रहे हैं। और सबसे प्रॉब्लम वाली बात यह है कि जो प्रमुख गेंदबाज है इनकी इकोनॉमी 10 से ऊपर की जाती हुई दिखती है। सबसे बड़ा और पहला नाम मोहित शर्मा, जिनकी इकोनॉमी 10 से ऊपर की। संदीप वॉरियर जरूर है, पिछला मुकाबला अच्छा खेला लेकिन उससे पहले इनकी इकोनॉमी 10 की थी। अजमतुल्लाह उमरजाई जैसा खिलाड़ी की भी इकोनॉमी ज़्यादा है। स्पेंसर जॉनसन की इकोनॉमी के भी क्या कहने, ये भी बहुत खर्चीले साबित हो रहे हैं। गुजरात टाइटंस का पेस अटैक चिंताएं बढ़ा रहा है और कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ा रहा है शुभमन गिल का डिसीजन मेकिंग पावर, जो ग्राउंड पर बहुत साधारण लग रहा है। पिछले मुकाबले की झलक अगर उठाकर देखें तो वहां पे बहुत साधारण डिसीजन शुभमन गिल लेते हुए नजर आए। साई सुदर्शन जैसे गेंदबाज को आपने 19वें ओवर में गेंदबाजी दी, संदीप वॉरियर की आपने सिर्फ 3 ओवर कराए। शुभमन गिल ने यदि जल्द ही इन प्रश्नों के जवाब नहीं दिए तो फिर सवाल तो उठते ही रहेंगे। कहीं ना कहीं लैस ऑफ ऑलराउंडर्स गुजरात टाइटंस की समस्या बढ़ रही है। अदर टीम्स में देखा जाए और कंपैरेटिव किया जाए आरसीबी से, तो आरसीबी के पास नंबर ऑफ ऑलराउंडर ज़्यादा है और उतने अच्छे कैटेगरी के नंबर ऑफ ऑलराउंडर्स गुजरात टाइटंस में नज़र नहीं आते। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि डिपेंडेंसी, गुजरात टाइटंस बहुत डिपेंड है। सिर्फ 2 बल्लेबाज रन बना रहे हैं, बाकी पूरी बैटिंग कॉलैप्स होती हुई नजर आ रही है और गेंदबाजी का तो क्या कहना। लेकिन फिर भी टीम की कुछ स्ट्रेंथ है और इस स्ट्रेंथ में सबसे बड़ा नाम आता है स्पिन अटैक, जहाँ पे अफगान का डियो और गुजरात का ट्रायो, जहाँ पे राशिद खान नजर आते हैं। इनकी इकोनॉमी बहुत लाजवाब है, हालांकि विकेट भले ही कम है लेकिन इकोनॉमी बहुत अच्छी लग रही है। इतनी अच्छी इकोनॉमी वाले गेंदबाज आपको नूर अहमद देखेंगे और ये गेंदबाज लगातार विकेट चटकाने की एबिलिटी रखता है। हालांकि एवरेज और स्ट्राइक रेट कम है लेकिन फिर भी एवरेज और स्ट्राइक रेट के मामले में साई किशोर बहुत अच्छे हैं। 4 मुकाबले खेले, 6 विकेट जरूर लिए, स्ट्राइक रेट 12 का, यानी हर 12वीं गेंद पर ये विकेट निकाल रहे हैं और एवरेज लगभग 17 का, यानी 17 रन खर्च कर विकेट जरूर दिला रहे हैं। गुजरात टाइटंस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ गुजरात का ये स्पिन अटैक दिखता है। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये भी है शुभमन गिल और सुदर्शन, जिसका जिक्र हमने पहले किया, रन बना रहे हैं और दोनों ने मिलकर 600 से ज़्यादा रन बनाए हैं। शुभमन गिल के बल्ले से रन निकलना शुरू हुए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की आती है। लेकिन कंसिस्टेंसी के मामले में साई सुदर्शन लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आरसीबी की और इनकी
पॉजिटिव साइड्स को तलाशने की कोशिश करते हैं और इस बार जो पॉजिटिव साइड्स है वो पिछले 2 मुकाबलों से खुशखबरी लेकर आई है। कोहली जहां पे ऑरेंज कैप होल्डर्स नजर आते हैं, फाफ डु प्लेसिस रन बना रहे हैं शुरुआत में। सबसे अच्छी बात, नंबर 3 पर आकर रजत पाटीदार के बल्ले से रन निकले। फिनिशिंग टचेस आपको कार्तिक देते हुए दिख रहे हैं और कैमरन गिल के बल्ले से भी रन निकले हैं। सबसे अच्छी बात आरसीबी के लिए ये भी है कि स्पिन अटैक बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें करण शर्मा एक उभरते हुए सितारे आए हैं। सितारे उभरते हुए दिख सकते हैं आपको। स्वप्निल सिंह पिछले मुकाबले में डेब्यू किया, बल्ले से 12 रन जरूर निकले लेकिन विकेट भी चटका है। महिपाल लॉम्ब्रोर एक ऑप्शन लेकर आते हैं, विल जैक्स के पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इसकी सबसे अच्छी बात कि ग्लेन मैक्सवेल इस मुकाबले में खेलते हैं तो बहुत अच्छे 5-5 स्पिनर्स आरसीबी के पास दिखेंगे। लेकिन वीकनेसेस की बात की जाए तो वीकनेस में तेज गेंदबाजी आक्रमण, जिनका इकोनॉमी बहुत पुअर, इतना पुअर कि आरसीबी इसी गेंदबाजी के दम पर आज ये हालत है कि नंबर 10वें पायदान पर खड़ी है और लगातार ये गेंदबाजी परफॉर्म नहीं कर रही है। सबसे बड़ा नाम इसमें मोहम्मद सिराज का है, क्योंकि पूरी गेंदबाजी को लीड करते हुए नजर आ रहे थे। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इनके पास जरूर है, लेकिन इस सीजन इनका परफॉर्मेंस बहुत साधारण रहा। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा बदलाव या कोई बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह की प्लेइंग 11 आपको देखने को मिलेगी आरसीबी की, लेकिन आरसीबी की प्लेइंग 11 में थोड़ा सा बदलाव मैं देख सकता हूं। और पर्सनली मेरी राय है कि यहाँ पे लॉकी फर्ग्यूसन को बाहर बिठा के ग्लेन मैक्सवेल को खिलाना चाहिए। एक तो बल्लेबाजी में मजबूती मिलेगी, बल्लेबाजी में आपको तेज तर्रार बैटिंग करने वाले खिलाड़ी मिलेंगे और सबसे अच्छी बात है नरेंद्र मोदी स्टेडियम वाली पिच पर स्पिनिंग अटैक में यदि एक ऑप्शन मिलता है तो आरसीबी के लिए सबसे बड़ी मजबूती कही जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं शाम के मुकाबले की, जो खेला जाएगा चेन्नई और हैदराबाद के बीच। मुकाबला होगा चेपॉक के मैदान पर, चेन्नई के गढ़ पर। हालांकि पिछला मुकाबला चेन्नई अपने घर में हारा जरूर, लेकिन ये मुकाबला शाम का है, अंडर द लाइट चेस करना थोड़ा सा आसान होगा। हालांकि 80 मुकाबलों में 47 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, लेकिन ट्रैक स्पिनिंग होने वाला है। दोनों टीमों की स्पिन यूनिट के लिए एक कड़ी परीक्षा है और मैचअप भी बहुत अच्छा दिखने वाला है। लेकिन बात की जाए प्रॉब्लम्स की, जहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है इनका पेस अटैक, जो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा। हालांकि मुस्तफिजुर रहमान और पथिराना के पास विकेट है, दोनों ने मिलकर 23 विकेट निकाले हैं, लेकिन दोनों के टोटल विकेट के बराबर इंडियन पेसर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। उसमें दीपक चार को उठा लीजिए, तुषार देशपांडे को ले लीजिए, शार्दुल ठाकुर लीजिए या फिर मुकेश चौधरी लीजिए, कोई भी ऐसा इंडियन पेसर नहीं है जो मुस्तफिजुर रहमान और पथिराना के इक्वलेंट विकेट लेता हुआ नजर आया है। और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी इसलिए भी बढ़ गई है कि अब पिछले 2 मुकाबलों में दोनों पेसर्स, ओवरसीज पेसर्स खूब खर्चीले भी हो रहे हैं। प्रॉब्लम ये भी है कि कुछ की प्लेयर्स का परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आ रहा। हालांकि रचिन रविंद्र को पिछले मुकाबले में बाहर बैठाया और वो इसलिए बिठाया कि 6 मुकाबले में सिर्फ 133 रन बल्ले से निकले। अजिंक्य रहाणे का फॉर्म भी सवालों के घेरे में है, 7 मुकाबलों में सिर्फ 125 रन अब तक बल्ले से निकले और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ना करके देने के कारण डायली मिशेल भी कहीं ना कहीं कटघरों में आते हुए दिखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जिन पर चेन्नई बहुत रिलाई करता है, इनके पास अमेजिंग फिनिशर्स है। शिवम दुबे का आप नाम लीजिए, जिनकी स्ट्राइक रेट कमाल की है और सबसे बड़ी स्ट्राइक रेट वाला सबसे बड़ा खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी फिनिशिंग टचेस बहुत अच्छे देते हैं और भले ही 5-10 गेंदे खेलने आते हैं, लेकिन 5-10 गेंदों में 250-236 की स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं। समीर रिजवी इस शैली के खिलाड़ी हैं और इस शैली के खिलाड़ी रविंद्र जडेजा भी हैं, जिन्हें प्रमोट किया गया बल्लेबाजी में और जिम्मेदारी दी गई मिडिल ऑर्डर की, और इस जिम्मेदारी को रविंद्र जडेजा बखूबी निभा भी रहे हैं। सबसे अच्छी बात है चेन्नई की बैटिंग में गहराई नजर आती है। नंबर 8 और कई बार तो नंबर 9 तक बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी आपको इस यूनिट में दिखेंगे। लेकिन बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की और इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ की, तो इनकी बैटिंग बहुत सुपर्ब लगती है। ट्रेविस हेड को ले लीजिए, अभिषेक शर्मा, हेनरिच क्लासन, एडन मार्क्रम, अब्दुल समद और नितेश रेड्डी, बल्लेबाजी में तगड़े बैटर्स और हिटर आपको नजर आएंगे। ट्रेविस हेड का जिक्र करें तो 212 का स्ट्राइक रेट और 325 रन इनके पिटारे में। इसी शैली की बल्लेबाजी अभिषेक शर्मा करते हुए नजर आते हैं और ट्रेविस हेड का बहुत साथ देते हैं। सबसे अच्छी बात है कि ट्रेविस हेड से ज्यादा स्ट्राइक रेट अभिषेक शर्मा की है, 218 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। अगर आप इन दोनों से बच भी गए तो फिर आते हैं हेनरिच क्लासन, जिनकी स्ट्राइक रेट भी लगभग 200 की है। यानी तीनों की तिगड़ी बहुत कमाल की है और तीनों जिस तरह से पिटाई कर रहे हैं, इन फॉर्म लग रहे हैं, गेंदबाजों के लिए बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है। सबसे अच्छी बात हैदराबाद की ये भी है कि नंबर ऑफ ऑलराउंडर्स बहुत अच्छे हैं। अभिषेक शर्मा, एडम मार्करम, समद, नितेश रेड्डी, शाहबाज अहमद और पैट कमिंस, नंबर ऑफ ऑलराउंडर्स की तादाद एज कंपेयर टू चेन्नई सुपर किंग्स यहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम गेंदबाजी को लेकर यहाँ भी नजर आती है और तेज गेंदबाजी सवालों के घेरे में यहाँ भी है। जयदेव उनादकट विकेट जरूर है, लेकिन इकोनॉमी प्रॉब्लम वाली। भुवनेश्वर कुमार एक्सपीरियंस इस सीजन दिख नहीं रहा।
10.5 की इकोनॉमी इनकी भी नजर आती है। टी नटराजन के पास भले ही 12 विकेट है, लीडिंग विकेट टेकर जरूर है, लेकिन इनकी इकोनॉमी भी थोड़े से सवालों के घेरे में। ऐसे में पैट कमिंस की भी पिछले मुकाबले में पिटाई हुई। स्पिनर्स भी सीजन में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके दे नहीं रहे और कहीं ना कहीं सनराइजर्स हैदराबाद इस गेंदबाजी को लेकर सवालों के घेरे में खड़ी नजर आती है। लेकिन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या होगी? चेन्नई की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव हो सकता है क्या? मुझे नहीं लगता कि शायद कोई बड़ा बदलाव आपको देखने को मिले, लेकिन हैदराबाद की प्लेइंग 11 जिसमें भी बदलाव की उम्मीद बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि टीम बहुत अच्छी है। हालांकि पिछला मुकाबला हार कर जरूर आई है, चेन्नई भी पिछला मुकाबला हारी, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई बदलाव की उम्मीद होने वाली है। दोनों मुकाबलों में बाजी कौन मारेगा, इस बार आप हमें कमेंट करके बताएं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।